चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को सब्जेक्ट बायोलॉजी हम लोग जनन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आप सबको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आप सभी को एकदम यह वीडियो 100% लाभदायक होगा और आप सभी लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और मैं आप सभी को एक बात बोल देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज हम सभी लोग प्यारे दोस्तों पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्या प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले प्यारे दोस्तों जनन। ठीक है, तो आज आप सभी लोग ध्यान पूर्वक एकदम समझिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बोलिए जी गुरु जी यस, एकदम जरूर समझेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी एकदम फटाफट कमेंट कर दीजिए कि सर मैंने आपका वीडियो देखा और आपका वीडियो बहुत ही क्या लगा, अच्छा लगा। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं आप सभी को आज क्लास शुरू करता हूँ और देखिए आगे हम आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहला चीज तो प्रश्न उठता है प्यारे दोस्तों कि जनन हम लोग किसे कहते हैं, जनन किसे कहेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही छोटा सा वन लाइन में, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाए, परिभाषा हम आप सबको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या, जनन। देखिए जनन हम लोग किसे कहेंगे, जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन। जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग देखिए कि जनन किसे कहते हैं। तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो उसे हम लोग जनन कहते हैं। क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। और बताइए आप सभी लोग कि अगर मान लिया जाए जनन न हो, तो जनन न होने से कारण इस पर जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगा और उसका जातीय अस्तित्व धीरे धीरे क्या होते जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जनन क्या है प्यारे दोस्तों, जरूरी है। तो जनन क्या होता है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, जनन कहते हैं। और जनन होता है प्यारे दोस्तों जो दो प्रकार के, एक होता है अलैंगिक जनन। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा कि लैंगिक जनन क्या होता है, तो जीवों में वैसा प्रजनन जिसमें नर या मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। जीवों में वैसा प्रजनन जिसमें नर या मादा भाग नहीं लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। इसमें कोई केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसमें क्या लेगा, केवल एक ही जीव भाग लेगा, या तो नर होगा या तो मादा होगा, दोनों नहीं होगा। दोनों किसमें होता है प्यारे दोस्तों, तो लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन क्या होता है, वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों मिलकर जनन की क्रिया करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। और जिसमें केवल या तो नर होगा या तो मादा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग को जो देखना है अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है, तो इसके जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेना है। मान लिया जाए हम लोग कहीं से यहाँ से ले लिए, कोई भी जीव हो, बाल कुछ ले लिए, और ये सबसे क्या कर सकते हैं, लैब में ले जाकर के जनन की क्रिया करवाया जा सकता है। ठीक है, और इसके युग्मक भाग नहीं लेते हैं, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वो भी आनुवांशिक गुणों के ठीक जनकों के समान होती है। अगर इस प्रकार जो बेटा या बेटी जो भी संतान पैदा होगा वह अपने जनक यानी कि पिता के समान होगा, वह अपने पिता के क्या होगा प्यारे दोस्तों, समान होगा। और इस प्रकार के जन्म से ज्यादा संख्या में एक से जल्दी अपनी जीव संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं।
इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपनी संतानों को क्या कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं, और इस निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती, इसके निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती अलैंगिक जनन की। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सब क्या हो गया, इसका विशेषता हो गया। आगे देखिए, अलैंगिक जनन की विधि होता है अलग अलग, जैसे विखंडन हो गया। विखंडन द्वारा जनन सिर्फ एक कोष के जीवों में होता है। विखंडन द्वारा जनन किसमें होगा प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक कोष के जीव। एक कोष के जीव क्या होता है, वह ऐसा जीव जिसके शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से होता है, उसे एक कोष के जीव कहते हैं। और वैसा जीव जिसके शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, आप सभी को यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मान लिया जाए एक कोशिकीय जीव का उदाहरण ले, तो अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव। लेकिन मनुष्य है जो कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। गाय, बकरी, ये सब कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव। तो विखंडन द्वारा जनन सिर्फ एक कोशिकीय जीव में होता है। किसमें होगा, एक कोशिकीय जीव में। विखंडन दो प्रकार से होता, विखंडन में दो प्रकार से जनन होता है। एक होता है द्विखंडन, एक होता है द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक से विशिष्ट खंडित होकर दो का निर्माण होता है, उसे विखंडन कहेंगे। जैसे अमीबा मान ले, अमीबा क्या करता है, अमीबा इस तरीके से होता है, और यह क्या करता है कि अपने शरीर को विखंडित कर, और ये अलग अलग अमीबा में क्या बन जाता है, अलग अमीबा बन जाता है। इस तरीके से अपने संतान का क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मादा जनन। इसका बहुत ही बेहतरीन हम लोग फिगर के साथ एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूरा फिगर एकदम इकट्ठा करके रखे गया है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से। जनन चैप्टर में मादा जनन के बारे में हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं यार दोस्तों। देखिएगा, यहाँ देखिए, ये हो गया मादा जनन तंत्र का क्या चित्र है प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा क्या, अमीबा। ये हमारा क्या है, अमीबा है। इसके द्वारा अमीबा क्या करता है, अपने शरीर को विखंडित कर करके जनन की क्रिया करता है। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग मुख्य रूप से आज जानेंगे मानव जनन के बारे में। देखिए, मानव जनन आगे हम लोग मुख्य रूप से जानने वाले हैं मानव जनन के बारे में। मानव जनन, देखिए मानव जनन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिएगा, समझिएगा प्यारे दोस्तों, एकदम आसान भाषा में आप सबको बताया गया है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है प्यारे दोस्तों, एक लिंगी। एक लिंगी कहने का मतलब क्या आप समझते हैं, एक लिंगी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि नर एक अलग शरीर में पाया जा रहा है और मादा भाग अलग है। क्या लड़का और लड़की दोनों का जनन एक ही में पाया जा रहा है, नहीं ना। तो नर का जनन अलग और महिलाओं का जनन क्या अलग, यानी मादा जनन अलग और मादा जनन अलग, और क्या होता है कि नर जनन अलग पाया जाता है उसी को। और क्या होता है, नर जनन तंत्र अलग जीवों में तथा मादा जनन तंत्र अलग जीवों में पाया जाता है। मानव जनन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर जनन तंत्र अलग जीव में तथा मादा जनन तंत्र क्या होता है, अलग जीव में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कि नर जनन तंत्र नर योनि यानी मेल में पाया जाता है। नर जनन तंत्र जो होता है कहाँ पाया जाता है, नर योनि यानी मेल में पाया जाएगा। और नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र में नर युग्मक किस चीज का निर्माण होगा, नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी किस चीज का निर्माण होता है प्यारे दोस्तों, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। किस चीज का, शुक्राणु का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों कि मादा जनन तंत्र मादा योनि यानी फीमेल में पाया जाएगा। बोलेगा कि मादा जनन तंत्र होता है जो किस में पाया जाता है, तो मादा में पाया जाएगा। और मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक, मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। किस का निर्माण होता है, अंडाणु का। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो मादा युग्मक मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक यानी अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखिए कि मानव जनन तंत्र क्या कहेंगे, ओवे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है प्यारे दोस्तों, ओवे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं
मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। वैसा अंग जो मानव जनन तंत्र में सहायक होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव जनन तंत्र कहेंगे। और जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राथमिक जनन अंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। जैसे प्राथमिक जनन अंग में क्या हो गया, नर का मुख्य जनन अंग वृषण होता है, नर का मुख्य जनन अंग वृषण, जिसमें शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनता है प्यारे दोस्तों, तो वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में। नर का मुख्य जनन अंग कौन होता है, तो वृषण। नर का मुख्य जनन अंग कौन, वृषण, जिसमें क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद देखिएगा कि मादा में क्या है, मुख्य जनन अंग अंडाशय। मादा का मुख्य जनन अंग क्या है, अंडाशय, जिसमें अंडाणु बनते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। उसके बाद देखिएगा कि द्वितीयक जनन क्या होता है। द्वितीयक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द्वितीयक जनन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द्वितीयक जनन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। देखिएगा कि नर सहायक, इसमें क्या होता है, नर सहायक वृषण कोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथियां और कॉपर ग्रंथियां, ये सब जो हो गया नर सहायक अंग है। ये सब जो है द्वितीयक अंग है। कैसा, द्वितीयक जनन। उसके बाद मादा सहायक अंग में कौन कौन है, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, भाग, स्तन, स्तन ग्रंथियां इत्यादि, ये सब जो है द्वितीयक जनन, द्वितीयक जनन अंग का उदाहरण है। मादा बोलेगा कि द्वितीयक जनन अंग का उदाहरण बता, तो नर सहायक अंग का वृषण कोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, ये सारा चीज हो गया। और मादा सहायक अंग बोलेगा तो गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, भाग, स्तन ग्रंथि इत्यादि, ये सारा चीज हो गया। पर दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं नर जनन तंत्र क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग किसे कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं, जो नर युग्मक को बनाने का काम करेगा उसे नर जनन तंत्र कहेंगे। नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण और भी ढेर सारा सहायक नलिकाएं व ग्रंथि का समूह होता है जो नर युग्मक को बनाने का कार्य करता है। जो नर युग्मक को क्या करता है पर दोस्तों, बनाने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र यानी का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। नर जनन तंत्र के भाग देखिएगा, मुख्य अंग होता है सहायक अंग, सहायक ग्रंथि हो गया, वृषण में अधिवृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद शुक्रवाहिका नलिकाएं, कॉपर ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि स्तन नलिकाएं होगा, वृषण कोष हो गया, शुक्राशय हो गया, ये सारा चीज। देखिए फिगर देखिएगा, फिगर देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा इस तरीके का है, देखिएगा इस तरीके से समझना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है, ये जो हम होता है क्या होता है, ये जो देखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीसन। इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसन बोलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ये जो है देख रहे हैं, इस ये जो हम लोग का होता है, ये जो है इसको देख रहे हैं, ये जो हम लोग का क्या है, वृषण कोष है। इसको अगर मान लीजिए हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, वृषण कोष। क्या है ये, वृषण कोष है, ठीक है। और ये जो बीच वाला है इसको हम लोग क्या बोले, वृषण यानी टेस्टी बोलेंगे। और पुरुष में टेस्टी कितने पाया जाता है पर दोस्तों, तो 2। पुरुष में टेस्टी कितना पाया जाता है, 2 पाया जाता है, यानी 1 जोड़ा, ठीक है। अब इस तरीके से देखिएगा, और यहाँ से जो इसमें ग्रंथि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और यहाँ पर एक होता है जिसका नाम क्या है, कॉपर ग्रंथि। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, कॉपर ग्रंथि, ठीक है। और इधर देखिएगा एक नलीनुमा होता है जिसका नाम है शुक्रवाहिका नलिका। ये जो नली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका नलिका। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, ये जो नली दिख रहे हैं ये हमारा जो क्या है, शुक्रवाहिका नलिका है। और यहाँ से हम लोग का क्या होता है, इस नली द्वारा हम लोग का क्या होता है, मूत्र आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्र विसर्जन नलिका। मूत्र क्या, विसर्जन नलिका, जिससे मूत्र को हम लोग ये फिनिश के द्वारा क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और यहाँ से एक होता है, देख रहे हैं यहाँ पर एक होता है, जब मूत्र आएगी तो ये क्या होता है, ये शुक्राणु जब आने वाला होगा तो ये मूत्र को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। और जब शुक्राणु आने वाले तो मूत्र को रोक देता है, और जब मूत्र आने वाला तो शुक्राणु को क्या कर देता है, बंद कर देता है। इस तरीके से होता है। आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा, ये जो है क्या है, मूत्राशय का जो ग्रंथि है, ठीक है। और ये जो है क्या है, शुक्राशय है। ये जो है क्या है, शुक्राशय वाहक नलिका है। और इससे क्या है, अधिवृषण इसको बोलेंगे। ये जो है क्या है, अधिवृषण। और ये जो है क्या है, वृषण है। और ये जो वृषण कोष, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृषण कोष, ठीक है। और ये जो क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। और इसी जो नली होगा, ये जो नली है, ये जो नली, ये जो हमारा प्रोस्टेट, ये जो नली है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग का क्या होता है, मल मूत्र को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसको बोलते हैं मूत्र विसर्जन नलिका। इसे मूत्र का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र विसर्जन नलिका बोलते हैं। देखिएगा आगे, मुख्य प्राथमिक और क्या है, वृषण। पुरुषों में एक वृषण टेस्टिस उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा करने का मतलब पेट के नीचे के, पेट के नीचे के उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं, ठीक है। वृषण का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। वृषण का आकार कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, वह 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। और यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। ये बाहर से कितने झिल्लियों से घिरा होता है दोस्तों, तो जो 2 झिल्लियों से घिरा होता है। और आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वर्तित होकर 250 से 300 कोष्ठकों का निर्माण करते हैं, जिसे वृषण पालिया कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण पालिया कहते हैं। इस तरीके से इसका वृषण की संरचना हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा तो ये क्या है, वृषण संरचना है। ठीक है, ये सब जो हो गया, इसको हम लोग बोले शुक्रवाहिका। ये जो हो गया क्या है, वृषण कोष्ठक, ये ट्यूनिकेशन है, ये शुक्रजनन नलिका है। और ये क्या है, वृषण जालक। और ये क्या है, ट्यूनिक वेजोनिलिस। इसका देखिएगा, शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना क्या होता है, वृषण के अंदर शुक्रजनन नलिकाएं होती है। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। कितने प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है दोस्तों, तो 3 प्रकार की इसके भीतर कोशिकाएं उपस्थित होती है। और शुक्रजनन कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं और अंतरोली कोशिकाएं, ठीक है। शुक्राणुजनन कोशिका क्या होता है, यह नर जननिका कोशिकाएं होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करता है। किस का निर्माण करता है, स्पर्म का। और सर्टोली कोशिकाएं का काम क्या है, यह पिरामिड आकार की होती है। यह पिरामिड आकार की कोशिका है, जो बनते हैं हुए नर युग्मक कोशिका को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो सर्टोली कोशिका है, कौन सा कोशिका, सर्टोली कोशिका है। उसके बाद अंतराली कोशिका का काम क्या है, यह इसको बोलते हैं लीडिंग कोशिका। ये वृषण पाली में शुक्रजनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं होती है। इसे ही अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। और इनकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक भी होती है। इसका देखिएगा, सहायक या द्वितीयक अंग क्या है, तो वृषण कोष। वृषण जिसे थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है, उसे वृषण कोष कहते हैं। और वृषण कोष उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है, जिससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री से 3 डिग्री कम होता है। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है। इसीलिए शरीर के क्या होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। पर दोस्तों अगर अंदर की ओर होगा तो शरीर के टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस पर शुक्राणु क्या होगा, जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए इसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कम तापमान पर रखा जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।